सबसे पहले बात कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पहले ही घोषित 3 वर्षों में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और एलपीजी कनेक्शंस जारी करने के लिए 1650 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई, तो वहीं 7210 करोड़ की लागत की ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई को लेकर भारत और सिएरा लियोन, आर्मेनिया, एंटीगुआ और बारबुडा के बीच जो समझौते हुए उन्हें भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इसकी जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 के घोषणा पत्र पर सहमति बनाया जाना भारत की ताकत को दर्शाता है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए। आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के नेतृत्व को उसका श्रेय जाता है। कैबिनेट ने 3 वर्षों में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 1650 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसकी अहमियत को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। साथ ही कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 7210 करोड़ रुपए के खर्च से अगले 4 साल में पेपरलेस कोर्ट बनाए जाने के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 4400 ई सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कदमों से पारदर्शी, सुलभ न्याय व्यवस्था बनाने का प्रयास होगा। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मैसर्स बरहायान लिमिटेड साइप्रस द्वारा मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत और सिएरा लियोन, आर्मेनिया, एंटीगुआ और बरमुडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों को डिजिटल पहल के कार्यान्वयन में सहयोग और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधान जैसे इंडिया स्टैक के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों से जहां महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित होगा, तो वहीं देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रा से मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं कैबिनेट के ये फैसले। ऐसे में जो ई कोर्ट को लेकर तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी गई है, आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहेंगे कि ये जो ई कोर्ट की सरकार की पहल है, ये किस रूप में अभी तक साकार हो पाई है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि सरकार 2011 से ही इस कोशिश में लगी है कि ई कोर्ट की पहल को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहला चरण जो 2011 से 2015 तक गया था और दूसरा चरण 2015 से 2023 तक। पहले चरण के अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आप पाते हैं कि जो खर्च का जो परिव्यय था वो 935 करोड़ रुपए था, जिसमें से सिर्फ 640 करोड़ के लगभग ही खर्च हो पाया था। लेकिन वहीं अगले चरण की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 1670 करोड़ रुपया तो परिव्यय में ही था, लेकिन जो खर्च किया गया वो भी लगभग उतना ही पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया, जो ये दिखाता है कि कैसे काम ने रफ्तार पकड़ी। वहीं अगर हम आगे बढ़े, क्योंकि चरण दर चरण हम पाते हैं कि अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, तो जहां खर्च की बात होती है उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण आयाम इस ई कोर्ट से जुड़े हुए हैं जिनके विकास की तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहेंगे।
खर्च के आगे बढ़ते हुए अगर कुछ अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि लगातार ये प्रयास रहा है कि जो निचली अदालतें हैं, जो जिला अदालतें हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, उनको भी सशक्त कैसे कंप्यूटरीकृत किया जाए या डिजिटाइज किया जाए। ऐसे में कंप्यूटरीकृत करने के तहत पहले चरण में जहां 14,249 के करीब जिला अदालतें थी जिनको कंप्यूटरीकृत किया गया, तो वहीं दूसरे चरण में ये 18,735 जिला अदालतें हैं जिन्हें कंप्यूटरीकृत किया गया है। वही ई कोर्ट के माध्यम से आप देखें कि पहला चरण के अंदर जो लैन के साथ जोड़ने का है वहां पे यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के साथ लगभग 13,500 से अधिक अदालतें जुड़ गई, तो वहीं दूसरे चरण में भी वैन के साथ व्यापक क्षेत्र नेटवर्क के साथ जोड़ने के तहत लगभग 99% से अधिक अदालतों को इससे जोड़ा गया, यानी जहां तक ये कनेक्शंस पहुंचे वहां तक इनको जोड़ दिया गया। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको कोरोना काल में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी शुरुआत भी हो गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तब से काफी रफ्तार पकड़ रही है विभिन्न स्तर पर। इसके तहत पहले चरण में जहां 347 जेलों और कोर्ट 493 कोर्ट्स के अंदर ही ये हो पाया था, वहीं दूसरे चरण में इसने रफ्तार पकड़ी 1272 जेलों में और 3,240 कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी दी गई है। साथ ही हम देखते हैं कि तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं, जिसकी घोषणा के लिए आज मंजूरी की गई है कैबिनेट के द्वारा, उसके तहत जो लक्ष्य हैं 4 वर्षों के लिए होगी ये तीसरे चरण की योजना, जिसके तहत 7,210 करोड़ रुपए की लागत होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें सामने रखा गया, यानी इस पैसे से क्या क्या कुछ किया जाएगा। ऐसे में न्यायालय रिकॉर्ड का, सभी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करना एक बहुत ही बड़ा कार्य है ये, लेकिन इसका लक्ष्य भी है क्लाउड स्टोरेज की, सबकी स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाए। वर्चुअल अदालतें भी शुरू की जाएंगी, जिनमें ट्रैफिक चालान के लिए भी वर्चुअल अदालतें शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ई सेवा केंद्र भी बनाए जाएंगे, साथ ही कागज रहित अदालतें बन जाएं, पेपरलेस कोर्ट्स। लक्ष्य यही है। लेकिन जो नवीनतम प्रौद्योगिकी है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इन सब का प्रयोग भी इस सारे प्रयास में शामिल हो जाएगा। सौर ऊर्जा की सुविधाएं दी जाएंगी, यानी तमाम ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि हमारी जो अदालतें हैं वो आज के युग की अदालतें बन सके। वहीं नागरिकों के लिए भी तमाम पहल की गई है। हम आप कैसे इन तमाम डिजिटलीकरण का फायदा उठा सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे जो ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग यानी आपको वकालतनामा देना है, आपको ई हस्ताक्षर करने हैं, शपथ की वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि, तो ये सब ई फाइलिंग में आते हैं। इसके साथ साथ ई पेमेंट्स का भी आपके पास स्कोप रहेगा, यानी आपको पैसे दे के नहीं बल्कि ई पेमेंट्स डिजिटल माध्यम से ही आप पेमेंट्स कर सकते हैं। 20 उच्च न्यायालयों में ये अभी से आरंभ हो चुका है, यानी जो काम चल रहा था वो यहां तक पहुंचा है। ई सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, 819 ई सेवा केंद्र, यानी सभी उच्च न्यायालयों में ये ई सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां से आप डिजिटल माध्यम से तमाम सेवाएं एक्सेस कर सकते हैं। एक और पहल है एन स्टेप की। एन स्टेप यानी नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, जिसमें समन इत्यादि देने के जो काम है वो इसी में शामिल हो जाते हैं। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू हो चुके हैं, यानी अब तीसरे चरण में ये और रफ्तार पकड़ेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हम आप सभी को होती है बहुत वक्त इसमें और पैसा इसमें जाता है कि जो मामले हैं उनकी जानकारी लेना, फैसलों की प्रति इत्यादि को उपलब्ध करवाना। ऐसे में अब तक इस ग्रिड में लगभग 23 करोड़ 81 लाख मामले और 23 करोड़ से ज्यादा अदालती फैसले इस डेटा ग्रिड में शामिल हैं। लेकिन जो अभी तक डेटा है उस सारे को डिजिटाइज करने की एक बड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है। इसी के साथ साथ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कराना, लाइव स्ट्रीमिंग। सुप्रीम कोर्ट में ये पहले ही चल रहा है, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स में भी अब ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो जब मामले की सुनवाई हो रही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना, वेबसाइट्स को अपग्रेड, यानी सभी कोर्ट्स की वेबसाइट्स को इस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है कि वो दिव्यांग के भी अनुकूल हो और जो आधुनिक तकनीक है उसके भी अनुकूल हो। जजमेंट सर्च पोर्टल्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें जजमेंट आप मुफ्त में आपके लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होगी। तो ये तमाम पहल ऐसी है जो ये दिखाती है कि जब ये ई कोर्ट्स, हमारी अदालतों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारे लंबित मामले हैं। जब आप इनकी तह में जाते हैं, आप पन्ना दर पन्ना खोल के इनके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं कि पूरी प्रक्रिया इस तरह की है जिसकी वजह से वक्त लगता ही है। उदाहरण के तौर पर कि जब किसी मामले का फैसला आता है तो फैसले की प्रति हाथ में नहीं आती, तब तक अगला कदम नहीं उठाया जाता। ऐसे तमाम टेक्निकल कारण है जिसके कारण मामलों में देरी होती है। लेकिन जब ये जो तमाम बातें हमने आपके सामने रखी हैं, जब ये सब संभव हो जाएंगे तो अदालतों का स्वरूप इस तरह का हो जाएगा कि जो अदालती कार्यवाही है वो ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी, वो ज्यादा सुलभ हो जाएगी। हर व्यक्ति के लिए संभव हो पाएगा कि वो
सही तरीके से अपने लिए सही जजमेंट, सही तरीके से इस प्रक्रिया का फायदा उठा सके। सुलभ होगी ये प्रक्रिया और हम और आप लगातार इस बात को भी मान सकते हैं कि हम सबको न्याय मिले और सुलभ हो न्याय, ये संभव हो पाएगा। जो आज तीसरे चरण की बात की गई है, जैसे हमने आंकड़े आपके सामने रखे कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कार्य ने काफी रफ्तार पकड़ी। अब तक बहुत सारे लोअर कोर्ट्स भी डिजिटाइज हो गई हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम जानते हैं कि ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सभी मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो ऐसे में जब ऊपरी अदालत से ये सारी प्रक्रिया निचली अदालतों तक पहुंचेगी, लोअर कोर्ट्स तक पहुंचेगी, तब ये संभव हो पाएगा कि जिस प्रक्रिया को सामने लाया जा रहा है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, उसका लाभ हर सामान्य जन को पहुंचे। लेकिन ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि जो हमारे देश की जनता है उसे भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए और इसीलिए जो ई सेवा केंद्र हैं वो वहां पर सहायता करेंगे, क्योंकि हर तरीके के लोग, चाहे उनका शिक्षा का कोई भी स्तर हो, वो कितने ही मामलों को या कानून को समझ रखते हो, लेकिन उन सब के लिए इस प्रक्रिया से जुड़ना, इसको समझना, उसके हिसाब से काम करना ताकि वो इसका फायदा उठा सके, बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तमाम प्रक्रिया है ई सेवा केंद्रों के माध्यम से एक सामान्य जन भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। और इसीलिए ये ई कोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आती हैं। सरकार की यही कोशिश रहती है, हमेशा हम मानते हैं सरकार इस बात को लेकर काम करती है कि जो भी कदम उठाए जाए, सरकार अलग अलग स्तर पर जो भी कदम उठाती है उसे जीवन सुगमता सुनिश्चित हो। ऐसे में हमारे जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू कानूनी मामलों का होता है और जो लोग इनसे जुड़ते हैं उनके लिए भी सुगमता सामने आए, सुलभ हो ये सब चीजें, ये प्रक्रियाएं। इस बात को देखते हुए ही इन ई कोर्ट्स को लेकर ये महत्वपूर्ण पहल, और अब जबकि तीसरे चरण को लेकर सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसमें फंड्स को भी मंजूर कर लिया गया है, तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं आने वाले वक्त में उसमें हम रफ्तार देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय